स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। कुछ भी चेंज नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। कुछ चेंज होता हुआ No. नजर आ रहा है। नथिंग। ओके। अच्छा, आप लोगों को पहले तो मैं लॉगिन कर रही हूँ। इतनी देर में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है मिड टर्म से रिलेटेड, कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जब तक लॉगिन करके यहाँ पर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है मिड टर्म से रिलेटेड? किसी भी पुराने टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, या ये पूछना चाहे कि मिड टर्म का पेपर किस तरह से डिजाइन हुआ है, थ्योरी आएगी नहीं आएगी? जी मिस बता दें, इस बारे में बता दें। यस मिस बता दें। मैं उसमें खुद बता दूं, कोई पूछेगा नहीं मुझसे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा मिड टर्म के पेपर के हवाले से कि जो मिड टर्म का पेपर होगा आपका, वैसे तो खैर लॉजिकल होगा सारा, इसमें बहुत ही कम पार्ट थ्योरी का है। जो भी पार्ट है तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से उसमें आंसर करेंगे। बस एक चीज को मेक रखना है कि कॉपी पेस्ट कहीं से कोई चीज नहीं होगी। चाहे आप बुक से, इंटरनेट से हेल्प लें, लेकिन जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे आप जो भी चीज, आप उसको ओन वर्ड्स में लिखें। मैं जो है रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ ताकि जो लॉगिन नहीं होंगे ना बच्चे, वो भी सुन लेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी आप उसके रिस्पेक्ट से लिखेंगे। तो मिड टर्म से पहले वाले जो टॉपिक्स, सॉरी से पहले कह रही हूँ, जो सिग्नल एंड सिस्टम के सारे टॉपिक्स हैं उसमें तो थ्योरी का पार्ट बहुत ही कम है। और जो भी हमने जो भी अगर थ्योरी का पार्ट है भी, तो वो चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो डीएफटी का है, जो आज मैं कवर करवाऊंगी थोड़ा सा, वो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रखा है। वो इस वजह से रखा है, उसकी वजह ये है, अगर आप अपनी CIS देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि CLO 1 से 17 मार्क्स का पेपर है और 3 मार्क्स का जो मिड टर्म का पेपर है वो CLO 2 से एंड DFT से। असल में कोर्स हमारा जो है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, सिग्नल एंड सिस्टम एंड DSP। अभी तक हम सिग्नल एंड सिस्टम कर रहे हैं, सही। कॉन्वोल्यूशन एंड हो जाएगा तो हमारा सिग्नल एंड सिस्टम एंड हो जाएगा। इसके बाद कॉन्वोल्यूशन कोरिलेशन और इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये जहाँ पर एंड हो जाएंगी तो हमारा सिग्नल सिस्टम का पार्ट कवर हो जाएगा जो हमारे कोर्स कंटेंट में मौजूद है। इसके बाद फिर DFT जहाँ से स्टार्ट होगा, वहां से हमारा DSP के टॉपिक से स्टार्ट होता है। तो समझ लें कोर्स हाफ पार्ट में डिवाइड था। हमने एक पूरे सिग्नल एंड सिस्टम कंटिन्यूअस टाइम प्लस डिस्क्रीट में सिग्नल एंड सिस्टम की सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब जो हम करेंगे वो प्योर हमारे DSP के टॉपिक्स होंगे, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के टॉपिक्स होंगे। तो जो हमारा 95% पेपर है, वो पेपर सारा हमारा किससे, सिग्नल एंड सिस्टम से। सिर्फ कुछ 5% कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जो DFT से होगा, क्योंकि वो CIS में था, इस वजह से मिड टर्म के पेपर में इंक्लूड करना जरूरी था। और यही वजह थी जो आज मैंने भी एक्स्ट्रा क्लास रखी है, क्योंकि वो मैंने DFT का एक्सप्लेन नहीं किया है। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी आज मैं, बाकी हम मिड टर्म के बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेपर में भी 3 मार्क्स की डेफिनेशन और एप्लीकेशंस वगैरह आ सकती हैं, तो उसके लिए हम आज डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ये है कि आप लोग इंटरनेट से भी और बुक से भी, जो बुक्स आपको गिवन है, एक बुक मैंने अपलोड भी की थी, आप देखिएगा, बीपीएलआरटी के सिग्नल एंड सिस्टम की बुक भी मैंने अपलोड की थी VLE पे। तो और उसके अलावा प्रोकेस भी है, प्रोकेस पता नहीं शायद अपलोड नहीं की, वो भी मैं देख लूंगी, अगर कर पाई तो वो भी कर दूंगी अपलोड। तो आप बुक से, इंटरनेट से, जहाँ से भी, इंटरनेट से लेकिन ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स होती है ना, उनसे ही पिक किया करें टॉपिक, विकिपीडिया या ऐसे ही अनऑथेंटिकेटेड से नहीं लिया करें डाटा।
डाटा लिया करें तो या तो ऐसी साइट्स हो, किसी यूनिवर्सिटी की साइट हो या फिर कोई भी ऑथेंटिकेटेड हो, तो उससे डाटा पिक किया करें और वहां से जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है आप उसको अपने ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाकी जो सारा पेपर है, ये चीज एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को कि इस तरह की चीज आ सकती है पेपर में। उसके अलावा जो सारा पेपर है वो लॉजिकल है। आप लोग असाइनमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को आइडिया है कि किस तरह का पेपर होगा। जिस तरह का असाइनमेंट था लॉजिकल था, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे सवाल नहीं थे, थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक्स थी। तो इसी तरह जो मिड टर्म का पेपर होगा वो भी इसी तरह ट्रिकी होगा। वैसे भी ओपन बुक है तो कुछ चीजें तो उसमें इजी होंगी जो आप लोग इजीली देख के कर सकते हैं, जिस तरह हमने किया है उसी पैटर्न पर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी लॉजिकल होंगी और वो थोड़ी सी उसमें डॉज दिया हुआ होगा। आप लोगों को ना थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करके सोचना है कि इसमें क्या किया जा सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लॉजिकल होगा। तो उसमें पहले सोचिएगा कि करना क्या है, समझिएगा कि करना क्या है, उसके बाद इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, मिस, ये जो अब आपने आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बारे में जो बताया था, तो इसके बिल्कुल टॉपिक्स कितने हैं? इसके टॉपिक्स हमारे कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज जहाँ पर एंड हो रही है ना वहां तक है। बस डीएफटी जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना उससे पहले तक सिग्नलिंग सिस्टम है। डीएफटी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये डीएसपी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आपने एक सवाल जो करवाया था जिसमें आप वो अलग कर रही थी, हम लोग ने जब वन अलग कर लिया था तो हर बार 2π/5 या इस तरह करके जो बचा रहे थे हम जिस सवाल में, तो वो वाला सवाल कौन सा था? हार्मोनिक हम हार, उसमें से रिमूव करते हैं ना, तो वो भी इन्वॉल्व इंक्लूडेड है? वो सैम्पलिंग में आता है, सैम्पलिंग में आता है, गांधी। वो सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है वो। अच्छा, सब इंक्लूडेड समझ ही नहीं पाते क्या पेपर के अंदर आएगा, पूछना चाह रहे हैं। पेपर के बारे से ही पूछ रहा हूँ। पेपर में इंक्लूडेड तो है, यकीनन है, लेकिन इस तरह का शायद कोई क्वेश्चन है नहीं उसमें पेपर में। लेकिन टॉपिक्स कवर जो हो रहे हैं उनके अंदर तो ये इंक्लूडेड है, बिल्कुल है इंक्लूडेड। उसमें ये होता है असल में, वो क्लास मैंने असल में उसकी जो मेन क्लास थी फर्स्ट क्लास वो मैंने ली नहीं थी, सैम्पलिंग जब स्टार्ट हुई थी वो सर ने ली, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता ही है असल में, जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल है कोई भी, तो वो उसका वो जहां से भी स्टार्ट हो रहा है उसका पहले सबसे पहले वो फंडामेंटल स्टार्ट होगा, जो उसकी फंडामेंटल वेवफॉर्म होगी, जो जहां पर वो अपनी वेवफॉर्म को कंप्लीट करता है। उसके बाद वो दोबारा अपने आप को रिपीट करता है, फिर रिपीट करता है। पहला वाला साइकिल जो होता है ना वो 2π का होता है, ये सबको पता है। पहला वाला साइकिल जो होता है फंडामेंटल जो सबसे स्टार्टिंग पीरियड होगा वो 2π का होगा। उसके बाद जो आगे के पीरियड्स आते रहते हैं, जो रिपीटेशन आती है वो 2π में +1 होता चला जाता है। ठीक है, अब जो वो +1 होता चला जाता है तो वो जो चीज एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो रही होती है, जो एक्स्ट्रा उसमें पीरियड ऐड हो रहा होता है हर नेक्स्ट वेव फॉर्म का, वो कहलाता है हार्मोनिक। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग के क्वेश्चन थे, सैम्पलिंग के क्वेश्चन में हमें बेसिक जो फंडामेंटल वेव फॉर्म है, जो बेसिक वेव फॉर्म है ना, उस पे प्रोसेसिंग करके अप्लाई करके दिखानी। तो हमने ये किया था कि जब जब आंसर के अंदर हार्मोनिक्स आ रहे थे तो हम उसको क्या करते थे, हार्मोनिक्स को रिमूव करते थे पहले, और उसके बाद वो फंडामेंटल पीरियड निकाल के उसके ऊपर कन्वर्जन या उस पर जो भी प्रोसेसिंग थी वो अप्लाई करते थे। तो हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं हो रहा था, लेकिन जिस जिस क्वेश्चन हार्मोनिक आ रहे थे हम उस क्वेश्चन से हार्मोनिक को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, इसके पीछे बेसिक थ्योरी ये है। अच्छा, एक चीज ये कि मैंने एक शायद आई गेस आपने ही जो अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं सैम्पलिंग का, आपने ही एक चीज पोस्ट की थी उस पे एमएस टीम पे, एक क्वेश्चन पोस्ट किया था पीरियोडिक सिग्नल के हवाले से कि पैराबोला, आई गेस पैराबोला से आपने एग्जांपल दी थी कि पैराबोला पीरियोडिक सिग्नल क्यों नहीं है, हालांकि ये -∞ से इंफिनिटी की तरफ आता है। आपने ही किया था बिल्कुल ये क्वेश्चन, किसने किया था? अच्छा खैर, अगर किसी ने किया था तो उसके लिए आंसर ये है कि हमें ये नहीं चेक करना होता पीरियोडिक के लिए कि वो -∞ से इंफिनिटी तक आ रहा है। पीरियोडिसिटी की जो लिमिटेशन है या जो भी उसको चेक करने का क्राइटेरिया है वो ये है कि वो कोई भी सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अपना साइकिल कंप्लीट करे
और उसके बाद अपना सेम साइकिल रिपीट करे और सेम उसी ड्यूरेशन पे रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, साइनोसॉइडल क्योंकि पीरियोडिक है इसलिए उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो 2 पाई तक अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो 2 पाई से स्टार्ट दोबारा होता है और सेम अपनी वेव फॉर्म रखता है 4 पाई तक। यानी जो नेक्स्ट वेव फॉर्म है उसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा और उसका शेप भी सेम टू सेम फर्स्ट वाले पीरियड के फर्स्ट वाला जो सिग्नल का कंपोनेंट था उसके इक्वल है। फिर उसके बाद 4 पाई से लेकर 6 पाई तक दोबारा वो अपने आप को सेम तरीके से रिपीट करता है और इसी तरह नेगेटिव स्केल पे भी इसी तरह रिपीट करता है। तो पीरियोडिसिटी हम इस तरह, ये पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल को चेक करने का ये क्राइटेरिया है कि वो सेम शेप अपनी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे और सेम पीरियड में ही रिपीट करता आ रहा है। यानी अगर 2 पाई पे पहला पीरियड एंड हो रहा है तो जो अगला पीरियड एंड होगा वो भी 2 पाई पे ही होगा, उसके अगला पीरियड जो एंड होगा वो भी 2 पाई पे ही होगा। तो ऐसा सिग्नल पीरियोडिक कहलाता है। अब चाहे वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब यकीनन ना वो क्योंकि करता रहे रिपीट करता रहे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रिपीट अपने आप को करता रहे तो पीरियोडिक कहलाएगा। पैराबोला का प्रॉब्लम ये है कि पैराबोला की तो एक ही शेप है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सिर्फ एक ही शेप है, वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा दोबारा। तो इस वजह से पैराबोला नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, पीरियोडिक के लिए रिपीटेशन जरूरी है कि वो अपने आप को रिपीट करे इटसेल्फ। अब जैसे रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म की हम एग्जांपल लें, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म एक स्पेसिफिक पीरियड से लेके स्टार्ट होके एक स्पेसिफिक पीरियड पे एंड हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा साइकिल रिपीट नहीं होता, तो जैसे वो नॉन पीरियोडिक है। या अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इसी तरह एक स्पेसिफिक पीरियड से स्टार्ट होके एक स्पेसिफिक मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर उसमें 2 पाई का एलिमेंट ऐड हो जाता है तो फिर वो पीरियोडिक होता है, अदरवाइज नहीं होता। हमारे जो टॉपिक लेफ्ट था वो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम कर रहे थे कोरिलेशन का ग्राफिकल मेथड हमने अडॉप्ट किया था। अच्छा हाँ, एक चीज और, अच्छा वो याद आ गई मुझे, लिमिट्स के हवाले से किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था एक बच्चे ने लिमिट्स के हवाले से। तो उनको लिमिट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि जो मैंने मेथड बताया था उन्होंने एक डिफरेंट सीक्वेंस ली थी, तो उस डिफरेंट सीक्वेंस के ऊपर वो मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, लिमिट सही नहीं आ रही थी। तो वो जाहिर सी बात है ऐसे में परेशानी होगी, तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट मेथड उन्हें बताया था। मैंने ये कहा था कि मैं क्लास में भी सबको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि सबको समझ आ जाए। वो मैं मेथड बता रही हूँ, जरा प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 सीक्वेंसेस ले लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 लिमिट्स का लेकर आ रही सीक्वेंसेस, जी लिमिट्स का बता रही हूँ आपको। सही है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये, तो मैंने उन्हें बताया था, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी और कहा था क्लास में भी बता दूंगी ताकि सबको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं तो अक्सर ऐसा भी हो रहा है किसी डिफरेंट सीक्वेंस में कि वो जो हमने मेथड किया था वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक और हमने ट्रिक निकाली कि हम ये करते हैं, सही लिमिट निकालने के लिए कि इसको टेबुलर से सॉल्व कर लेते हैं। अभी लिमिट नहीं निकाल रही हूँ मैं ना, बगैर विदाउट लिमिट निकाले मैंने इसको टेबुलर से सॉल्व कर लिया।
मिस ये टेबुलर और ये मैट्रिक्स मेथड एक ही है? हाँ ये एक सेम है जी। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो है वो पहले एक मेरे पास सीक्वेंसेस थी, सीक्वेंसेस से मैंने टेबुलर सॉल्व कर लिया, सही मेरे पास वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि लिमिट्स क्या हैं। अब क्या करें कि लिमिट्स के लिए इजी तरीका ये है कि या तो एनालिटिकल या ग्राफिकल से पहले जीरो पे वैल्यू निकाल लें, क्योंकि आपको सॉल्व तो करना होगा ना किसी भी मेथड से। जब भी अगर कॉन्वोल्यूशन आएगा, पेपर में आता है या कहीं पर भी आता है, तो आपको सॉल्व तो करना पड़ता है ना इन दोनों में से किसी एक मेथड से। तो आप जो भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, या तो अगर ग्राफिकल अडॉप्ट कर रहे हैं या एनालिटिकल अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी n इक्वल्स टू 0 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट हो गई 13। ठीक है, अब आप क्या करें, इस 13 पे एरो लगा दें। एरो लगा दूं तो अब आपको पता चल जाएगा कि हमारी लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर ये रीजन पे निकली है वैल्यू, तो मेरी लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 तक जा रही। तो आप इस तरह इजीली लिमिट्स निकाल सकते हैं, और इन लिमिट्स के अंदर इसमें कोई गलती का चांस नहीं है। ठीक है, अब इन लिमिट्स में कोई भी गलती का चांस नहीं। आप टेबुलर से सॉल्व करके सीक्वेंस निकालें, उसके बाद जो भी मेथड आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कॉन्वोल्यूशन सॉल्व करने के लिए या कोरिलेशन सॉल्व करने के लिए, आप उस मेथड से सबसे पहले 0 पे वैल्यू निकाल लें। जो भी 0 पे वैल्यू आएगी उस सीक्वेंस के अंदर आप एरो लगाएं, और एरो लगाने के बाद बस एरो लगाएं, और एरो लगाने के बाद आप इजीली आप देख सकते हैं कि कहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। इसे एक सवाल मैंने भी किया था, आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट जो है उसमें e की पावर इंफिनिटी को 0 लिया। हाँ ये मैं भूल गई, मुझे याद आई थी कल बात। चलो मैं ये आपको जो है ना पर्सनल मैसेज में मुझे दोबारा रिमाइंड कराना, ये मैं आपको बता दूंगी। वो शायद गलत सॉल्व हुआ होगा अगर असाइनमेंट में। ठीक है, उसको इंफिनिटी कर देना। मैम आपने जो है वो लिमिट के सवाल रखे हैं कुछ पेपर में? लिमिट के सवाल तो होंगे बेटा, जरूर होंगे यकीनन। क्यों, क्या करना है लिमिट के सवाल से? पूछ रहे थे मैम की तैयारी हो जाए। बिल्कुल होंगे यकीनन, जाहिर सी बात है। जो पावर एनर्जी सिग्नल निकालते हैं आप, उसमें तो लिमिट जरूर लगती है ना। विदाउट लिमिट के तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं वो। तो एक पूरा टॉपिक है ना एनर्जी पावर का। जी, अगर ओरिजिन ना गिवन हो सवाल में? नहीं, अगर ओरिजिन गिवन नहीं होगा तो फिर आपको कोई ना कोई ओरिजिन उसके लिए कंसिडर करना पड़ेगा खुद। ठीक है, अच्छा, अब मतलब सपोजिशन करनी पड़ेगी हमें खुद? सपोजिशन कर लीजिएगा आप। हाँ, इस वजह से क्योंकि अगर ओरिजिन नहीं होगा तो आप सिग्नल किस तरह से प्लॉट करेंगे? सिग्नल ऐसे ही तो नहीं प्लॉट करेंगे, चार बच्चे चार अलग तरीके से प्लॉट करें। वैसे तो खैर होगा, ओरिजिन होगा गिवन, और अगर नहीं होगा गिवन तो आप अपनी सपोजिशन करेंगे, और आप सपोजिशन शो करेंगे कि मैंने जो भी टर्म है आप उसको बता देंगे कि मैंने इस टर्म को ओरिजिन सपोज किया है। ठीक है, और किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नहीं है? अच्छा, एक चीज अभी मुझे थोड़ा सजेशन दें कि कोरिलेशन का हमारा एनालिटिकल रहता था, सही है। कॉन्वोल्यूशन में हमने एनालिटिकल को पूरा डिटेल से बोर्ड पे पढ़ा था। तो अभी मैं स्लाइड में से गो थ्रू करके बता दूं, या फिर मैं बोर्ड पे ही सॉल्व करवाऊं? स्लाइड से करा दें मिस आप। ठीक है, और बाकी कोई और सजेशन देना चाहे? क्योंकि बोर्ड पे ना वो बहुत टाइम लगेगा, मैं चाह रही हूँ जल्दी क्लास खत्म करूँ ताकि आप लोग भी रेस्ट करें। मिस क्या इन दोनों के टेबुलर सेम होंगे, कोरिलेशन और इसके भी? नहीं 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 नहीं, डिफरेंट होता है। आप शायद मिस कर रहे हैं ये बात, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कॉन्वोल्यूशन के लिए आप इस तरह, बल्कि एक पीडीएफ है वो मैं अभी तक भी अपलोड नहीं कर सकी, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आप लोगों को इंशाल्लाह आज ना। उसमें मैंने बस सिर्फ ये ही दोनों टेबुलर बताए। कॉन्वोल्यूशन के लिए आपको इस तरह से एरो बनाने होते हैं, लेकिन कोरिलेशन के लिए आपको के एरो जो है ना इस तरह हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं, एरो चेंज हो जाते हैं। और कोरिलेशन में सबसे फर्स्ट वैल्यू ये ली जाती है, फिर ये वैल्यू ली जाएगी, फिर ये फिर ये। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने
इस वाली को वैल्यू को फर्स्ट सपोज कर दिया था, तो उनके सारे रिजल्ट गलत आ रहे थे, तो वो बहुत परेशान थे। तो वजह ये थी कि इन्होंने सीक्वेंस जो है ना रिवर्स ऑर्डर में ले ली थी। तो ये बात याद रखनी है, कॉन्वोल्यूशन में एरो इस साइड पे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और कोरिलेशन में इस साइड पे बनेंगे। और सबसे पहली वैल्यू जो कोरिलेशन में पिक होगी वो ये वाली मैम इसमें एक्स और एच की पोजीशन भी चेंज हो जाती थी ना, आपने कहा था शायद। चेंज जाती, बिल्कुल जाती। कॉन्वोल्यूशन में तो चेंज करने से कोई ना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन कोरिलेशन में अगर हम एक वैल्यू मतलब एक सीक्वेंस यहाँ पे चेंज करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट तो आ रहे होते हैं लेकिन बस रिवर्स ऑर्डर में आपको सीक्वेंस मिल रही होती है। सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में मिल रही होती है। वो मैंने ना सर्च किया हुआ है, इसकी मैं आपको ना पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, बल्कि अभी क्लास के बाद सेंड कर देती हूँ। ठीक। मैम इसकी एक एग्जांपल भी इसी तरीके से करवा दीजिएगा एंड में, जिस तरह से आपने अभी ये कॉन्वोल्यूशन की करवा ली लिमिट वाली। कोरिलेशन के लिए कह रहे हैं आप? जी मिस। कोरिलेशन के लिए भी सेम इसी तरह होगा बेटा। आप कह रही है ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड से इसकी वो स्टार्ट करेंगे एडिशन वगैरह करना, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई। टेबलर पे कराया है तो आपको कोरिलेशन लास्ट क्लास में कराया है भाई, भूल गए आप? कराया है मैंने इस क्लास में कोरिलेशन। चले मैं दोबारा करा देती हूँ, एक मिनट। कोरिलेशन के लिए जैसे एग्जांपल है मेरे पास 1 2 3, सही है। अब मैं और कोरिलेशन पिक कर रही हूँ। अगर ऑटो कोरिलेशन होगा तो ऑटो कोरिलेशन के अंदर क्वेश्चन सिर्फ एक सीक्वेंस गिवन होगी, सही है। क्योंकि ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या होता है ऑटो कोरिलेशन का मतलब? एक ही सीक्वेंस होगी जो कि इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई। चले मैं ये देखेंगे पीडीएफ कह रही हूँ, ये पेपर पे जिस पे मैंने सॉल्व किया है, ये सामने मैं आपको शो कर रही हूँ, एक मिनट। ये शो हो रहा है सबको? मैं इसको भेज भी देती हूँ, सेंड भी कर दूंगी ना आपको अभी थोड़ी देर में। ये तो कन्वोल्यूशन ने जो भी मैंने आपको दिखाया कन्वोल्यूशन करके, अब कोरिलेशन को मैं ब्लर हो रहा है। चले मैं सॉल्व करवा रही हूँ। एक ही सीक्वेंस है मेरे पास 1 2 3, और उस पे क्या परफॉर्म कराना है हमें, ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही सीक्वेंस होगी, उसी सीक्वेंस को हम उसी सीक्वेंस के साथ ऑटो कोरिलेट कराएंगे। तो आप खुद से अपने पास लिख लें x ऑफ n 1 2 3। इसमें मेरे पास ओरिजिन फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1 पे, यहाँ पर भी हमें 1 पे सेम उसी को प्लॉट करेंगे। अब टेबुलर के लिए क्या करेंगे, टेबुलर के लिए देखें x ऑफ n आप यहाँ रखें, y ऑफ n आप यहाँ रखें। सही, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देती हूँ, रिजल्ट दोनों से सही आते हैं, बस सीक्वेंस रिवर्स हो जाती है। कहाँ से पिक करना है बस आप याद रखिएगा फिर वो बात। 1 2 3 मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी 1 2 3 लिखा। ये तो सबको करना आ गया ना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कोरिलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब इस तरह से ड्रॉ हुई तो फर्स्ट वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, ये वाली लेंगे। जब हम y इस एक्सिस पे लेंगे, x एक्सिस पे लेंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारी होगी हमेशा फर्स्ट वैल्यू।
ठीक है, तो कोरिलेशन का रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। अब अगर आपको लिमिट्स चाहिए और ग्राफिकल से सॉल्व करना है तो आप ग्राफिकल से पहले n=0 के ऊपर वैल्यू निकाल लें, जो भी आ रही है उस पे एरो लगा दें और लिमिट्स देख लें। फॉर एग्जांपल 0 के ऊपर मेरी वैल्यू 14 आ रही है, आप यहाँ एरो लगाएं और आपको पता चल जाएगा कि ये -2 से लेके सीक्वेंस 2 तक जा रही है। ठीक है, अगर आप y इस एक्सिस पे लेते हैं, x इस एक्सिस पे लेते हैं, इस तरह से होगा। जी पूछें क्या हुआ? से -2 से 2 तक पता चला। इस तरह आई बेटा कि ओरिजिन n=0 होता है ना, तो n=-1 होगी ये वाली वैल्यू, ये n=-2 होगी। ठीक है, ये 1 होगी, ये n=2 होगी। लिखा हुआ नहीं है लेकिन एरो से हमें पता चलना चाहिए ना कि एरो तो ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन से जो लेफ्ट पे फर्स्ट वैल्यू होगी वो -1 होगी, ओरिजिन के राइट पे फर्स्ट वैल्यू होगी वो +1 होगी। तो ये इसी तरह सो ऑन। ठीक है, आगे समझिए बात। मिस आपने ये लेफ्ट पे y ऑफ n क्यों लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है y? अच्छा हाँ, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है। नॉर्मली दूसरी सीक्वेंस y ऑफ n होती है ना, इसलिए लिख दिया है। ये x ऑफ n ही थी यहाँ पर भी, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसमें तो क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस सेम ही है ना, तो अगर मैं ये वाली सीक्वेंस यहाँ रखूँ, ये वाली सीक्वेंस रखूँ, बात एक ही है। लेकिन अगर अच्छा मैं अब एक ना डिफरेंट एग्जाम्पल आपको कराती हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल से करा देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि सीक्वेंस रिवर्स किस तरह होती है। एक सीक्वेंस है मेरे पास 1 2 3, जो कि x ऑफ n की सीक्वेंस है और इसमें सेंटर ये 2 है ओरिजिन, सही है। दूसरी सीक्वेंस है y ऑफ n की, जो कि 1 2 3 4 है और इसमें ओरिजिन है 3। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ रखेंगे x ऑफ n और यहाँ रखेंगे y ऑफ n, आपको बिल्कुल अभी जो मैंने बताई है बात उस तरीके से करेंगे। तो वेरी फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा था कि ये वाली आप पिक करेंगे, 4 11 14 8 3। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। इसमें हमने कौन सी वैल्यू रखनी है? ये वाली फर्स्ट वैल्यू रखनी है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस इसको रिवर्स करते, मैं ऐसा हमने यहाँ करके दिखा, चलिए नीचे ही करके दिखाती हूँ ताकि सेम आ जाए तो नजर आ जाए। अगर मैं यहाँ y ऑफ n रखूं और यहाँ x ऑफ n रखूं, सीक्वेंस सेम आएगी, सीक्वेंस में कोई मसला नहीं होगा, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कि इसमें भी इसी तरह से लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। लेकिन अब आपको ये वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू सपोज, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। ये वैल्यू फर्स्ट होगी, फिर ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, ये सिक्स्थ होगी। देखिए सीक्वेंस सेम आ रही है, देख लीजिए। ऊपर वाली सीक्वेंस ऊपर वाली सीक्वेंस देख लें, ये वाली सीक्वेंस देख लें, सीक्वेंस सेम आ रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ x ऑफ n और y ऑफ n को चेंज करने की वजह से हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू पिक करने में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर आप x को हॉरिजॉन्टली लेते हैं और yn को वर्टिकली लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू आप ये पिक करेंगे, और अगर आप x ऑफ n को वर्टिकली लेते हैं, y ऑफ n को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, तो आप फर्स्ट वैल्यू ये पिक करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है उसी तरीके से आप इस तरफ भी सीक्वेंस कर सकते हैं और उस तरफ भी कर सकते हैं सीक्वेंस। लेकिन बस क्या हो जाएगा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो फर्स्ट पे आ रहा है वो एंड में आ जाएगा, जो एंड में आ रहा है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सीक्वेंस सेम आएगी।
ठीक है, मैंने दोनों तरफ से आपको करके बता दिया है। ठीक है, इसमें किसी को क्वेश्चन है? नो मिस। इसमें लिमिट क्या होगी? इसमें लिमिट मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी मेथड अडॉप्ट करेंगे, ग्राफिकल या वर्टिकल, जो भी मेथड आप अडॉप्ट करेंगे उसके रिस्पेक्ट से आप पहले ओरिजिन की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैंने सॉल्व करके निकाली थी, पास 20 आया था, 0 पे वैल्यू ना, n=0 के ऊपर आप या तो एनालिटिकल से निकाल लें या ग्राफिकल से निकाल लें, जिसे भी निकालेंगे वो 0 के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल 0 पे 20 वैल्यू आ रही थी मेरे पास, मैंने 20 पे एरो लगा दिया। अब आपको समझ आ रहा है कि ये -1 होता है, ये -2 होता है, -2 से स्टार्ट हुआ, फिर ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, तो इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है? इसकी लिमिट -2 से स्टार्ट हो रही है और +3 तक जा रही है। ठीक है, क्या मैं स्लाइड शो करूंगी? इस वाली मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब मैं ऑटो कोरिलेशन जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और क्रॉस कोरिलेशन जो डिस्कस किया था उसको मैं उसका एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसका एनालिटिकल मेथड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सॉल्व हुआ हुआ है हमारे पास। बस उसमें से गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि वो हमने डिटेल में कॉन्वोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ लिया। शेयर हो रही है पीडीएफ? ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड के लिए फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मतलब कोरिलेशन में आपको मैंने बताया था r(x(y) लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी, जो कि n की लिमिट है। पहले कॉन्वोल्यूशन में k की लिमिट थी, यहाँ पर n की लिमिट है। x(n), y(n) - l। ठीक है, यहाँ पर l जो है ये शिफ्टिंग पैरामीटर होगा, जिस तरह वहाँ पर k था शिफ्टिंग पैरामीटर, यहाँ पर l एक शिफ्टिंग पैरामीटर। ठीक है, 2 सीक्वेंसेस दी है, बल्कि अभी जो मैंने टेबुलर आपको करके दिखाया वो इन्हीं सीक्वेंसेस पे करके दिखाया है, x(n) 1 2 3 और y(n) 1 2 3 4। ये क्रॉस कोरिलेशन है, ठीक है, क्योंकि 2 सिग्नल क्रॉस कोरिलेट हो रहे हैं। उसको पहले मैंने ग्राफिकली यहाँ ड्रॉ कर लिया है, आप ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है एनालिटिकल के लिए, लेकिन मैंने ग्राफिकल कर लिया ताकि मुझे आसानी रहे जो वैल्यूज में देख सकता हूँ। ठीक है, लिमिट के लिए वही बात है कि इस सीक्वेंस के ऊपर तो ये वेरीफाई कर रहा है मेथड, दूसरी सीक्वेंस पे नहीं कर रहा। तो अभी जो मैंने आपको रिसेंट बताया है कि आप क्या करें, सबसे पहले n=0 के ऊपर वैल्यू पुट कर लें, जो भी वैल्यू आ रही है बस उस वैल्यू को मार्क कर दें वहाँ पर, और फिर इस तरह से लिमिट आप देखें, क्योंकि बाकी दूसरी तरीके से ना लिमिट से प्रॉब्लम आ रही है, और अगर लिमिट में प्रॉब्लम आएगी तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, आपकी सारी वैल्यूज जो है ना चेंज हो जाएंगी अगर आपने लिमिट एक दफ़ा गलत निकाल दी। ठीक है,
तो लिमिट हमने निकाली -2 से लेकर 3 तक। अब इसमें वही मेथड है कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल n है, एक वेरिएबल l है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि आप पहले l में वैल्यू सारी पुट करके l को ओपन करके फिर मेन इक्वेशन बनाते हैं और n की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, या फिर n की वैल्यू फर्स्ट टाइम पुट करके l की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। ये इट्स अप टू यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने n के रिस्पेक्ट से ओपन किया है पूरा समेशन को और फिर l की वैल्यूज पुट की है। स्टैंडर्ड यही है कि n की वैल्यूज पुट पहले n की वैल्यू समेशन में पुट करके उसको ओपन किया जाता है और उसके बाद फिर ये होगा कि आप l की वैल्यूज पुट करेंगे। लेकिन अगर आप l की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लें तो भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा, ये मैं करके देख चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड यही है, फिर भी दोबारा बता रही हूँ, स्टैंडर्ड यही है इस वजह से क्योंकि समीशन की वैल्यू में देखिए n दिया हुआ है, तो आप n के रिस्पेक्ट से पहले इसको ओपन करेंगे। तो n के रिस्पेक्ट से ओपन करते हैं, -2 से लेके 3 तक की लिमिट है। n की जगह सबसे पहले -2 पुट किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ -2 कर दिया पूरी उसमें इक्वेशन में। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कीजिएगा। जी मिस हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद -2 के बाद क्या आता है, -1 आता है। तो n की जगह -1 पुट किया, y ऑफ n की जगह यहाँ पर -1 पुट कर दिया, -l। देन उसके बाद 0 आएगा, n की जगह 0, यहाँ पर भी 0, फिर 1, देन 2, देन 3। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉन्वोल्यूशन के लिए एनालिटिकल मेथड सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, मेन इक्वेशन। अब हम l की वैल्यूज पुट करते जाएंगे अपनी लिमिट्स के रिस्पेक्ट से और रिजल्ट निकालते जाएंगे। तो अगर आपने लिमिट्स निकालने के लिए भी एनालिटिकल मेथड डिसाइड किया होगा तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि आप 0 की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो रिजल्टेंट वैल्यूज आ रही हैं उसमें ओरिजिन कौन सा है। तो पहले l की जगह मैंने 0 पुट किया, जहाँ जहाँ l था वहाँ वहाँ पूरी इक्वेशन में 0 पुट करते जाएंगे और 0 पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन लिखिए, -2 ऐसे ही है x में, y में -2 -l है, -l की जगह 0 पुट हो जाएगा तो सिर्फ y के पास क्या रह जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस साइन इसी तरह x ऑफ -1 आप इसी तरह लिखेंगे, y ऑफ -1 माइनस l की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0। जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y ऑफ -1 से, ठीक है। फिर x ऑफ 0, y ऑफ l की जगह 0 पुट कर देंगे तो y ऑफ 0। इसी तरह पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी। फिर उसके बाद ये वाला मेथड भी आपको पता है कि x ऑफ -2 के ऊपर जो भी वैल्यू थी ग्राफ के अंदर, x ऑफ -2 पे जो भी वैल्यू थी ग्राफ के ऊपर वो लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय y ऑफ -2 पे जो वैल्यू थी वो लिखेंगे। तो अब देख लेते हैं x ऑफ -2 के ऊपर क्या वैल्यू थी। x ऑफ -2 पे यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, 0 है। लेकिन y ऑफ -2 के ऊपर वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप इसको इसी तरह पुट कर देंगे यहाँ पर, 0 और -2 की जगह 1। तो मैंने पूरा 0 ही पुट कर दिया, जहाँ 0 आ रहा था मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताई थी ना बाद में कि अगर कहीं पे भी किसी भी एक टर्म पे 0 आ रहा होगा तो आप उसको पूरा ही 0 कर लीजिएगा, अपने लिए कैलकुलेशंस बढ़ाइएगा नहीं। अगर कोई एक टर्म 0 आती है तो आप उसको डायरेक्ट 0 लिख दें। तो यहाँ पर वही किया है मैंने कि एक टर्म 0 आ रही थी तो दूसरी टर्म मैंने शो ही नहीं की, उसको डायरेक्ट 0 लिख दिया, ठीक है। फिर y ऑफ -1 और x ऑफ -1 दोनों पे वैल्यूज देख लेते हैं। x ऑफ -1 के ऊपर हमारे पास 1 मौजूद है और y ऑफ -1 पे हमारे पास 2 मौजूद है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ये देख लें यहाँ पर 1 इंटू 2 2 लिखा हुआ है। इसी तरह y ऑफ x ऑफ 0 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 2 थी, x ऑफ y ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू 3 थी, वो हमने लिख दी। x ऑफ 1 पे वैल्यू 3 है, y ऑफ 1 पे वैल्यू 4 है, ये लिख दी। x ऑफ 2 y ऑफ 2 पे वैल्यू नहीं है, इनको 0 पुट कर दिया, सही। देन सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्टेंट 20 आ गया। अब हमने जो टेबुलर सॉल्व किया था उस टेबुलर के अंदर हम 20 पे ओरिजिन लगा देंगे, मार्क कर देंगे, हमें लिमिट पता चल जाएगी। बस लिमिट की वैल्यू इसी तरह पुट करते चले जाएंगे। हमें अभी इस क्वेश्चन में पता है कि -2 से 3 तक की लिमिट है, तो अब आपने l इक्वल टू 0 पुट किया। आप चाहें तो -1 -2 पहले सॉल्व कर लें, या चाहें तो 1 2 3 सॉल्व करने के बाद फिर -1 -2 सॉल्व करें, ये आपकी मर्जी है। तो पहले मैंने l प्लस की तरफ से यानी पूरा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पूरा सॉल्व किया, l इक्वल टू 1 पुट किया, जहाँ जहाँ l 0 था वहाँ 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद सॉल्व किया, बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, बिल्कुल उसी तरह होगा। फिर l इक्वल टू 2 के लिए
वैल्यू आ गई, L इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व किया, देन L इक्वल्स टू -1 के लिए सॉल्व किया एंड L इक्वल्स टू -2 के लिए सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह सॉल्व आप कर लेंगे तो आपका एनालिटिकल मेथड हो जाएगा। इसको पेपर में करके अपने हैंड से ज़रूर कीजिएगा सॉल्व एग्जाम्पल्स को। अगर आप नहीं करेंगे, खाली देखने से समझ नहीं आता, जब तक आप बार बार सॉल्व नहीं करते कोई चीज़ नहीं आती। आप लोग अपनी तरफ से कोई सीक्वेंस चूज़ कीजिएगा और उसके बाद उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और प्रैक्टिस होगी तो ही करेक्ट होने के चांसेस होते हैं, वरना अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप जो सॉल्व करें वो रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन उसके बाद टॉपिक है। ऑटो कोरिलेशन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि सेम सीक्वेंस होती है, वही सीक्वेंस इटसेल्फ रिपीट हो जाती है और दोनों आपस में कोरिलेट हो जाते हैं। तो एक्स ऑफ एन की एक सीक्वेंस गिवन है 1 2 3, ये अपने आप से ही कोरिलेट हो जाएगी 1 2 3 से। तो लिमिट्स निकाली हुई है, यहाँ पे मैं नहीं निकाल रही हूँ अभी आपके सामने, क्योंकि बताया मैंने पूरा डिटेल में। देन ग्राफिकल मेथड अडॉप्ट किया। ग्राफिकल मेथड के देखिए, आप दोनों तरफ एक्स ऑफ एन ही यहाँ पर प्लॉट करें। यहाँ पर भी एक्स ऑफ एन प्लॉट किया हमने, यहाँ पर भी एक्स ऑफ एन प्लॉट किया। ठीक है, ये वाला एक्स ऑफ एन हम फिक्स रखेंगे, ये वाले एक्स ऑफ एन के अंदर हम एल टर्म की शिफ्टिंग, सही है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग मैंने बताया था आपको कि हम 0 रखेंगे ताकि हमें शिफ्ट ना करना पड़े। फर्स्ट वाले में एल की जगह 0 पुट किया, नो शिफ्टिंग, दोनों का आपस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाया, सैंपल टू सैंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओरिजिन पे जो 2 है वो इस ओरिजिन के 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 सैंपल पे जो 3 है वो 1 सैंपल के 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी 1 4 9। ठीक है, और इन तीनों सैंपल्स की वैल्यू को आप ऐड अप करेंगे, 1 + 4 + 9 तो 14 आपके पास ओरिजिन पे वैल्यू आता है। अब एक चीज जरा सी नोटिस कीजिएगा, जब हम क्रॉस कोरिलेशन करते हैं तो यहाँ पर ना XY लिखा होता है, R of XY लिखा होता है, लेकिन जो ऑटो कोरिलेशन होता है, ऑटो कोरिलेशन के अंदर यहाँ पर XX लिखा हुआ है, यानी X की एक ही सीक्वेंस है जो X के साथ कोरिलेट कर रही है। फिर वही पूरा प्रोसीजर है, आप L = 1 पुट करेंगे, 1 यूनिट की शिफ्टिंग लेकर आएंगे, आपस में एक्स ऑफ एन के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, सीक्वेंस आएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ग्राफिकल मेथड पूरा सॉल्व हो गया। और टेबुलर से उसको, एक टेबुलर का मेथड ये भी होता है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ना, इस तरह मल्टीप्लिकेशन है, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, फिर ऑटो कोरिलेशन के लिए एनालिटिकल मेथड है, ये भी बिल्कुल सेम वही है, कोई इसमें भी डिफरेंस नहीं है, बस y ऑफ n - l की जगह x ऑफ n - l है, बाकी पूरा वही प्रोसीजर और इसी प्रोसीजर से सॉल्व हुआ है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू है तो प्लीज बता दीजिए मुझे, ताकि मैं आगे DFT का टॉपिक स्टार्ट कराऊं और बस क्लास हम अपनी एंड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल आपको ओवरव्यू दूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मिस। स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो? यस मैम। यस मैम हो रही है, लेक्चर 11 है जी। अच्छा, अब इसके बाद कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन के टॉपिक यहाँ पर एंड हो गए। इसकी प्रॉपर्टीज भी थी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज आप लोग रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे ले लीजिएगा, पेपर में इंक्लूडेड नहीं है वो अभी फिलहाल, क्योंकि वो आपको डिटेल में करवाई नहीं है। बाकी ये है कि वो थ्योरेटिकल टॉपिक है कि क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब इस वक्त असल में टाइम लिमिटेड था, वरना वो करवाई जाती क्लास में, बिल्कुल टाइम लिमिटेड होने की वजह से उनको स्केप आउट कर दिया गया है। आप लोग रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे आपके पास लेक्चर प्लान जो मौजूद है CIS में, उसमें पेज नंबर लिखे हुए हैं बुक के,
वहां से रीड कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है कॉन्वोल्यूशन की और कोरिलेशन की, फिलहाल पेपर में उनसे उनका कोई पार्ट नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर रही हूँ क्योंकि क्लास में कवर नहीं कराई गई है, वो रीडिंग असाइनमेंट है। तो आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए जरूर रीड कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में उसका कोई पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डीएसपी। डीएसपी का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया, जैसे पहले भी बताया था कि पेपर में इसका थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडेड है, अभी मिड टर्म के पेपर में। फाइनल पेपर में जो है मेन डीएफटी ही होगा ज्यादातर पेपर में, और उससे आगे के जो सारी टॉपिक्स हैं जो कि डीएसपी से रिलेटेड है वो होंगे, और सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट बहुत कम होगा, इसलिए क्योंकि हमने ज्यादातर सिग्नल एंड सिस्टम ही कवर किया है मिड टर्म से पहले। तो जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें मिड टर्म के बाद जो ज्यादातर जो लर्निंग आप करेंगे वो ही पेपर में ज्यादातर आएंगी, सिग्नल एंड सिस्टम का बहुत थोड़ा सा पार्ट आएगा, ठीक है। तो डीएफटी से स्टार्ट करते हैं, हमारा डीएसपी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डीएफटी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का वर्ड पहले भी सुना होगा, यकीनन सुना है। किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना? इसका कोरियर जी फोरियर ट्रांसफॉर्म मैम ये सीबीआईटी में पढ़ा था मेरे ख्याल में। पढ़ा है ना आप लोगों ने, कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा, सीबीआईटी में पढ़ा था मैम ये। हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब मैं उसको बता देती हूँ कि उससे इसका क्या रिलेशन है। देखिए, जब आपने वो सीबीआईटी पढ़ा था कोर्स, या जो भी फॉरएवर कोर्स आपने पढ़ा था, तो उस कोर्स में आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा जो कि कंटिन्यूअस टाइम में पढ़ा था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डीएसपी के अंदर दो डिफरेंट डोमेन डिस्कस कर रहे हैं ना। एक हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और एक हम कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम में। तो जब आपने पहले कभी पढ़ा होगा, या फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो नॉर्मली कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के लिए सुटेबल ट्रांसफॉर्म है, लेकिन अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना हो इन डिस्क्रीट डोमेन, तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, तो उसका नाम हो जाता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नाम से भी वैसे मेंशन हो रही है, ये चीज शो हो रही है कि कंटिन्यूअस टाइम में फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग क्या है, किस लिए यूज करते हैं, ये हम देख लेते हैं। जो कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो टाइम डोमेन सिग्नल्स को, या टाइम डोमेन जो भी सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या मैपिंग इसकी कहलाती है। जो कन्वर्जन में वर्ड यूज कर रही हूँ, इस कन्वर्जन की जगह टेक्निकल टर्म यूज होती है मैप। तो क्या करता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या करता है, कोई भी सिग्नल जो कि टाइम डोमेन में मौजूद हो उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैप कर देता है। अच्छा, ये मैपिंग क्यों होती है? अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई क्या जरूरत है हमें करने की मैपिंग, कोई वजह होगी ना जब भी हम मैपिंग कर रहे हैं। तो वो मैपिंग इसलिए की जाती है ताकि एनालाइज किया जा सके फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द सिग्नल। यानी टाइम डोमेन में तो सिर्फ सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स आ रहे होते हैं, सही है, सिर्फ सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स आ रहे होते हैं और टाइम पीरियड शो हो रहा होता है कि भाई इतने टाइम पीरियड में ये इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शो नहीं हो रहा होता। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने की जरूरत है, हमारी नीड है कहीं पर भी डिजाइनिंग में, किसी भी क्वेश्चन के डिजाइनिंग में या फिल्टर डिजाइनिंग में, तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी जगह पर क्या यूज किया जाता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो भी टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी एप्लीकेशन है कि किस लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि ये एनालाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द सिग्नल। यहाँ लिखा है द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड टू, देख सकते हैं आप 3 पॉइंट्स है, एनालाइज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ अ सिग्नल। यानी अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसी सिग्नल का आपको चेक करना है या उसको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। उसके अलावा सेकेंड वन इज डिजाइन अ सिस्टम या फिल्टर विद पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। हमें कोई स्पेसिफिक टाइप का फिल्टर डिजाइन करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कि फिल्टर क्या होता है?
फिल्टर वो एलिमेंट होता है जो अनवांटेड सिग्नल्स को या अनवांटेड डाटा को रिमूव कर देता है और सिर्फ उस डाटा को रिटेन रखता है जो वांटेड होता है या जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फिल्टर इसको कहते हैं। तो अगर कहीं हमें कोई सिस्टम डिजाइन करना है, स्पेसिफिक सिस्टम डिजाइन करना है जो मेरे लिए कस्टमाइज हो, मुझे उसके अंदर जो भी चीजें मेरी रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट से हो सर, तो अगर मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम डिजाइन करना है या फिल्टर डिजाइन करना है विद पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स में भी हम क्या यूज करते हैं, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके सिस्टम भी, कोई भी सिस्टम या फिल्टर डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन यहाँ लिखिए, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम टाइम डोमेन में भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है, टाइम डोमेन में जो भी कैलकुलेशन होती है वो काफी लेंदी और कॉम्प्लेक्स होती है। जब सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है, तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल की जो कैलकुलेशंस होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की और अलजेब्रिक ऑपरेशन की, ये काफी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, ये अभी हम क्योंकि प्रैक्टिकली कर नहीं रहे, जैसे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ बातें लग रही हैं, लेकिन थ्योरेटिकल ये बात प्रूव्ड है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस की कैलकुलेशन टाइम डोमेन में काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इजी हो जाती हैं, उसमें जब कन्वर्जन हो जाती है सिग्नल की, तो जो भी कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाती हैं। इसलिए एक एप्लीकेशन ये भी है कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाएं और आपको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, पहले सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उस पर वो सारे जो भी आपको इक्वेशंस परफॉर्म करानी है वो परफॉर्म करवा कर फिर अगेन दोबारा उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं इनवर्स फोरियर लेके। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो हमने इक्वेशंस पे सॉल्व करनी होती हैं वो सॉल्व भी हो जाती हैं और सिग्नल दोबारा उसी फॉर्म में भी आ जाता है जिस फॉर्म से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपके समझ आ गया सबके कि ये किस लिए यूज होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। यस। ठीक है, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, रिकॉल कराने के लिए सिर्फ स्लाइड ये वाली लगाई गई है। x of t is equals to 1/2 pi minus infinity to infinity x of j omega e of j omega t d omega। सही है, जब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कन्वर्जन करवानी होती है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। आप देखें x of t इक्वल्स टू 1। अच्छा, ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ना ये IFT का है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है x ऑफ j ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e ऑफ j ओमेगा t, ये हमारा फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। नीचे वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ऊपर वाला इनवर्स फोरियर का है। यानी हमारे पास इनपुट सिग्नल x ऑफ t है, नीचे वाला मैं डिस्कस कर रही हूँ फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला जो वो डिस्कस कर रही हूँ। इनपुट सिग्नल हमारा x ऑफ t होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे e ऑफ j ओमेगा t से dt से, और माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी लिमिट के लिए उसको इंटीग्रेट करा देंगे। तो जो भी रिजल्टेंट आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, x ऑफ j ओमेगा, यानी वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। अब हम क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा तो उस पर कोई भी अगर हमें इक्वेशंस पुट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, या फिल्टर डिजाइनिंग करनी है, सिस्टम डिजाइनिंग करनी है कोई, या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उसका एनालाइज करना है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये सारे हम काम इस पे परफॉर्म करा सकते हैं। जब हमने अपनी डिजायर्ड अपनी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो हमने परफॉर्म करवा ली, तो अगेन अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा कन्वर्ट बैक कर देते हैं टाइम डोमेन में। कन्वर्ट बैक करने के लिए अब हमें क्या परफॉर्म कराना पड़ेगा, IFT परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फिर देखें ऊपर वाला फॉर्मूला है, x ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 पाई इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ j ओमेगा e ऑफ j ओमेगा t d ओमेगा। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन में ना e की पावर में माइनस था, वो मैं कहना भूल गई थी। ठीक है, अब जो हमने जो भी हमारा रिजल्टेंट होगा वो इस x ऑफ j ओमेगा की जगह पुट होगा, फिर e ऑफ j ओमेगा t d ओमेगा के साथ इसको मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेट करा देंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पीरियड के लिए, और जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा होगा फिर वो अगेन हमारा टाइम डोमेन में आ रहा होगा। इट्स
जस्ट लाइक जिस तरह हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कराई थी, उसी तरह है कि एनालॉग सिग्नल होता है नॉर्मली, जो भी रियल सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं। उस पे हम प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं उनको। जो भी प्रोसेसिंग हमारी रिक्वायर्ड होती है वो उन पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसको हम कन्वर्ट बैक कर देते हैं अगेन एनालॉग में। यही पढ़ा था ना हमने, जो सैम्पलिंग पढ़ी थी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, उसमें यही पढ़ा था ना हमने। और हमने कुछ क्वेश्चंस करके एग्जांपल भी देखी थी कि हमने x ऑफ t से x ऑफ n में जाते थे, फिर x ऑफ n से अगेन x ऑफ t में जाते थे। तो ये सेम उसी प्रोसीजर पर है फोरियर ट्रांसफॉर्म के, टाइम डोमेन से सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होगा। जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है उसमें प्रोसेसिंग अप्लाई होगी, जो भी एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं वो अप्लाई होंगे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। अब अगेन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे दोबारा टाइम डोमेन में, सही है। तो इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर यूज होता है, ठीक है। ये था कंटिन्यूअस टाइम के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या देखना है, ये आपके रिव्यू के लिए था कंटिन्यूअस टाइम के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब असल में हमारा टॉपिक है डीएफटी। तो डीएफटी कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जिस तरह हम हर चीज को कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते थे, तो टी की जगह एन रिप्लेस हो जाता है और एफ की जगह हमारा के बाय एन हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल सेम वही कन्वर्जन कर देंगे। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो कंटिन्यूअस में फॉर्मूलाज हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे डिस्क्रीट में हो जाएंगे। और आपको ये बात पता है कि इंटीग्रेशन होती है फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल। जब हम डिस्क्रीट की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, समीशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। मैं एक और स्लाइड शो कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो बेसिक्स पढ़ ली हमने, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है और कंटिन्यूअस टाइम में फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्या फॉर्मूलाज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद सेकंड क्या होगा, वो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी टू क्लासेस होती हैं। एक क्लास क्या होती है, डीटीएफटी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, और दूसरी क्लास होती है डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा लिखा है, द डीटीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट ड्यूरेशन। अगर कोई इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा तो उस पे क्या अप्लाई होगा, डीटीएफटी अप्लाई होगा। और अगर कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो उस पे क्या अप्लाई होगा, डीएफटी अप्लाई होगा, ठीक है। शो हो रही है ना स्लाइड्स? यस मिस। चले अब फॉर्मूला देख लेते हैं डीटीएफटी का और डीएफटी का। अच्छा, एप्लीकेशन तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी हुई होगी, ठीक है ना जी। ये पे अपलोड कर देंगी ना ये आप? ये मैं कर दूंगी जी, मैं कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एप्लीकेशन मैं अभी जो मैं बात कर रही थी वो दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो एप्लीकेशंस हैं या जिस मकसद के लिए वो यूज किया जाता है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी सेम वही होंगी, है ना। सिर्फ खाली क्या हो रहा है, डोमेन का चेंज हो रहा है, डोमेन चेंज हो रहा है, बाकी उसका जो मेन बेसिक उसका प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि मैंने जो चीज कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कस की है वही सारी चीजें एप्लीकेबल किसके लिए हैं, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, डोमेन का डिफरेंस आ जाएगा। वो हम कंटिन्यूअस टाइम के लिए डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्क्रीट टाइम के लिए। इसके सोल्यूशन में डिफरेंस आ जाएगा, फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन जो मेन थीम थी, जो मेन प्रिंसिपल था, जिस मकसद के लिए यूज होता है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जिन एप्लीकेशंस के लिए हमने देखा था कि किन एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है वो वही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब डीटीएफटी का फॉर्मूला पहले शो हो रहा है, गिवन अ सीक्वेंस x of n having infinite duration। अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा, वी हैव टू
we have derived two formulas for DTFT. अब आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा, कैपिटल ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, एक्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा हमेशा जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ये ओमेगा से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ओमेगा आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो होता है। DTFT अप्लाई होगा एक्स ऑफ एन पे, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई ऑफ माइनस जे ओमेगा एन, वही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर इंटीग्रेशन का साइन था, यहाँ पर समेशन का साइन है, और वहां एक्स ऑफ टी था, यहाँ क्या है, एक्स ऑफ एन है। अच्छा, इसके IDFT का फॉर्मूला क्या है, जिस तरह वहां IFT का फॉर्मूला था इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पर IDTFT होगा। IDTFT के फॉर्मूले के अंदर उसी तरह 1/2 पाई आ रहा है, माइनस पाई टू पाई लिमिट है, एक्स ऑफ ओमेगा ई ऑफ जे ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में भी शो किया हुआ है। एक्स ऑफ एन इस तरह का सिग्नल होता है जो कि सिर्फ सैंपल्स होते हैं जिसमें, और जब वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा इनफाइनाइट ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी हमें सिग्नल मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक एक्स ऑफ एन का सिग्नल है, जब उस पर DTFT लिया तो पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाया है कि किस तरह लिया, लेकिन रिजल्टेंट आपको दिखाया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका किस तरह का स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो रहा है, कि एक सिग्नल था लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ हो रहा है वो पूरे बिल्कुल सिंक फंक्शन की तरह ड्रॉ हो रहा है। सही है, अब DFT देख लेते हैं। इसमें से आप नोटिस कर लीजिएगा कि मैं सारी स्लाइड्स को डिटेल में नहीं देख रही हूँ, सिर्फ वो स्लाइड्स देख रही हूँ जो हमारी बेसिक फॉर्मूलाज को कवर कर रही हैं और बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट कवर कर रही हैं। सही है, ये नहीं सोचिएगा कि अगर मैं ये स्लाइड्स अपलोड कर देती हूँ, मैं कोशिश करूंगी जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं वो डिलीट कर दूं। बस, तो इसमें ये सब पेपर में आएंगी क्या? बेटा पेपर में मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पार्ट होगा 3 मार्क्स का, तो फिर मैं ये सब पार्ट हो, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं सिर्फ। तो ये थ्योरी तो पढ़ा रही हूँ, थ्योरी के अंदर जाहिर सी बात है फॉर्मूला थ्योरी में तो शामिल है, फॉर्मूला किस में आप ऐड करेंगे, मैं एग्जाम्पल थोड़ी कराई है अभी तक कोई, मैंने तो आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, थ्योरी ही कंसिडर होगी। तो इतने सारे फॉर्मूले ये बेटा मैंने आपसे कहा पहले, आपको मैंने देखें कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका रिव्यू ये भी इंक्लूड किया अपने पेपर में। अच्छा मेरी बात पहले सुन लें आप लोग, फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ये बात, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात, पेपर में 3 मार्क्स का DFT आएगा। सही है, पेपर में 3 मार्क्स का DFT आएगा, और क्योंकि हमने उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं की, कोई क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, इसलिए उसका सिर्फ थ्योरी पार्ट आएगा बस। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे ये टॉपिक तो स्टार्ट करना ही था ना, पेपर के रिस्पेक्ट से करूं या वैसे भी करूं, तो मुझे तो इस कोर्स में तो स्टार्ट करना ही था ना, तो मैं इसके बेसिक से लेके चलूंगी ना। ये थोड़ी होगा कि अगर मिड टर्म में सिर्फ DFT की थ्योरी आ रही हो तो मैं थ्योरी पढ़ा के आपको फारिग कर दूं। मैं तो आपको पूरा स्टार्ट से लेके चलूंगी कि ना DFT के पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट हुआ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस टाइम में होता है, फिर वो आगे जाता है तो डिस्क्रीट टाइम बनता है। पेपर में तो जो आएगा आप सिर्फ उतना लिखिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये पूरी पूरी स्लाइड्स लिख दें या जो मैंने समझाया वो लिखें, ये तो मैं आपके कोर्स की कॉन्टेंट है इसलिए कवर करा रही हूँ। ठीक है, अब समझ आ रही है मेरी बात। पेपर में तो जो आएगा, अगर आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिखकर आ जाएं बस, लेकिन ये तो आपके पढ़ने के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आपके कोर्स कंटेंट्स हैं, ये तो मुझे कवर कराने ही थे। अभी करवाती, कल की क्लास में कराऊं, मिड टर्म के बाद कराऊं, मिड टर्म से पहले कराऊं, जब भी कराऊंगी, लेकिन ये तो मुझे कवर कराना ही था ना, क्योंकि आपको मुझे पढ़ाना है, सिर्फ पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मुझे आपको टॉपिक्स पढ़ाने हैं, आपको बतानी है बात, समझाने हैं कि किस चीज को क्या कहते हैं, किस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, किस मकसद के लिए यूज होता है, इसमें किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले प्लीज। नहीं है किसी को कोई क्वेश्चन? समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक तो हमें पढ़ना ही था ना, अब पेपर में जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है, उससे कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया पेपर में क्या आ रहा है। अगर मैं ना बताती
तो आप चुपचाप करते हैं ना ये सारी चीजें। वो तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर के अंदर 3 मार्क्स की सिर्फ थ्योरी होगी, नहीं बताती तो आप ये सारी स्लाइड्स रटते। ठीक है, समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको तो पढ़ना है ना ये टॉपिक, तो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। अब पेपर में जो आएगा वो उतना लिखिएगा, जो भी आएगा, जो चीज आपसे पूछी जाएगी आप वो लिखिएगा बस। ठीक है, और फॉर्मूला थ्योरी में ही आते हैं। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूला होते हैं वो थ्योरी में ही आते हैं, थ्योरी में इंक्लूड होते हैं। थ्योरी का मतलब सिर्फ वर्डिंग नहीं होता, थ्योरी में डेफिनेशन भी आती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आती है, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होती है तो वो भी इंक्लूड होती है थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी का मतलब सिर्फ इंग्लिश के 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स नहीं होते हैं। थ्योरी का मतलब ये होता है उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो। आप ग्राफिकल फॉर्म में चाहे इंफॉर्मेशन दे दें, चाहे आप उसको सिर्फ वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें, रिक्वायरमेंट है तो मैथमेटिकल फॉर्म भी उसके एक्सप्लेन करें, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें आपको एडअप करनी पड़ेंगी थ्योरी में। सही है, थ्योरी का मतलब सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग नहीं है। और हमारा टॉपिक जिस तरह का है, ये हमारा सब्जेक्ट जिस तरह का है, तो इसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं। अगर आपको वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है तो साथ साथ आपको उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देनी है, ग्राफिकल फॉर्म में भी उसको शो करके दिखाना है। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी आप अपनी क्लियर ही नहीं कर सकते कि आपने क्या इसके बारे में सीखा है। अगर अभी आपसे मैं पूछती हूँ कि डीएफटी क्या है, तो डीएफटी के बारे में पहले तो आप 2 लाइन में आप उसकी डेफिनेशन देंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे रही हूँ एक तरह से, कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने डीएफटी के बारे में क्या समझा, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज डीएफटी, तो आप डीएफटी को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? आप डीएफटी को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप 2 लाइन में इंग्लिश की, जो आप जिस तरह पैराग्राफ राइटिंग समझ रहे हैं थ्योरी को, इस तरह 2-3 लाइन में आप उसको बताएंगे कि ये फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। पहले आप उसको 2-3 इंग्लिश की लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे, देन उसकी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएंगे, जो कि फॉर्मूला होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन को फॉर्मूला भी कहते हैं। तो आप उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएंगे कि भाई इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है। देन उसके बाद आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी उसको शो करके दिखाएंगे कि एक्स ऑफ एन ये था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के बाद इस तरह का मुझे स्पेक्ट्रम शो होगा। तो ये आपने पूरी उसको पूरा क्लियर किया कि मैंने डीएफटी के बारे में ये समझा कि डीएफटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, और अगर मैं किसी सीक्वेंस पे अप्लाई करता हूँ या किसी भी सिग्नल पे अप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट मुझे इस तरह का मिलेगा, वो चाहे रैंडम आप ड्रॉ कर दें। सही है, तो ये जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ ना, ये इसका मकसद ही यही है। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ शो जो करा रही हूँ ना कि ये एक्स ऑफ एन है डिस्क्रीट टाइम में, और जब उस पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमें इस तरह से मिलता है। ठीक है, ये इसीलिए शो करा रही हूँ कि आप देखें, जैसे ये एक पूरी डीटीएफटी की पूरी एक, किसी से पूछा जाए व्हाट इज डीटीएफटी, तो अगर वो इस तरह से पूरा शो कर देना तो ये बिल्कुल वेरी गुड है कि उन्होंने कह दिया कि एक्स ऑफ एन सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट ड्यूरेशन वी डिफाइन डीटीएफटी एज फॉलोज। फिर उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिए और उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दी। तो ये एक पूरा क्लियर ओवरव्यू हो गया कि उनको डेफिनेशन भी पता थी, उनको उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी पता था, और उसको ग्राफिकल किस तरह उसमें चेंज आया ये भी पता है। सही है, पैराग्राफ लिखने के बजाय डायरेक्ट टू द पॉइंट बात बताएंगे तो उससे आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले प्लीज। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? इसके बाद डीएफटी देख लेते हैं, बस ये थोड़ा सा देखकर बस के बाद हम क्लास अपनी एंड करेंगे। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए यूज होती है? अभी हमने पढ़ा डीटीएफटी होती है फॉर इनफाइनाइट सीक्वेंस, लेकिन डीएफटी जो होती है बस डिफरेंस ये है, डीएफटी यूज होता है फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब क्या होगा? सीक्वेंस में कुछ 2, 3, 4, 5 यानी फाइनाइट वैल्यूज मौजूद हों। सही है, कुछ फाइनाइट वैल्यूज मौजूद होंगी, उसके ऊपर जो हम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे उसको हम डीएफटी कहेंगे। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला चेंज है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया देखें कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ फाइनाइट सीक्वेंस x इक्वल्स टू डीएफटी x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ n-1, यानी कुछ स्पेसिफिक खाली सैंपल्स की वैल्यू के ऊपर बस डीएफटी अप्लाई हो सकता है।
अच्छा, वेयर फॉर्मूला, इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये गिवन है, x ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ n w ऑफ n k ऑफ n। ये जो w ऑफ n है ना, k ऑफ n, इसको देखें यहाँ एक्सप्लेन किया है, w ऑफ n को रिप्लेस कराया है फॉर e ऑफ माइनस j 2 पाई अपॉन n की जगह। ठीक है, ये अब मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव हुआ है। तो अब इसके अंदर वेयर के बाद जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये डीएफटी का फॉर्मूला है, सही है। और बस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव हुआ है। एक्स ऑफ के मुझे एक्स ऑफ के चाहिए ना, एक्स ऑफ के क्या है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, मुझे ये चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अभी आप देख सकते थे जब हमने डीएफटी की बात की थी तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की लिमिट थी, लेकिन हमें डीएफटी जो करना होता है यूज, वो किसके लिए करना होता है, फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। तो फाइनाइट ड्यूरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 0 से पहले से स्टार्ट नहीं होगी। फाइनाइट ड्यूरेशन 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जो भी टर्म हो n माइनस 1। यानी अगर 4 पॉइंट के लिए करना तो 4 माइनस 1 0 से लेकर 3 तक जाएगा। 2 पॉइंट के लिए करना है तो 2 माइनस 1 1 तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा। 8 पॉइंट के लिए करना है तो यानी 8, अगर n इक्वल टू 8 है तो कहाँ तक जाएगा, ये 7, 0 से लेकर 7 तक जाएगा। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सही से समझ आ जाएगा। बस फॉर्मूले में बता रही हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो 0 से लिमिट स्टार्ट हो रही है, n माइनस 1 तक जा रही है। उसके बाद x ऑफ n, जिस भी सिग्नल के ऊपर हमें डीएफटी अप्लाई करना है वो सिग्नल, देन e ऑफ माइनस j, वहां पर क्या था, ओमेगा एन। अब मैं इसके अंदर ही चेंजिंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए। माइनस j ओमेगा एन था ना वहां पर। अब हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ होती है, बस सबको पता है। और जब हम f को एनालॉग से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो f की जगह हम k बाय n पुट करते हैं, ये भी याद होगा सबको, yes. याद है ना। अब हम ये सारी चीजें रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, n इक्वल्स टू 0, n माइनस 1। देखिए डेफिनेशन पूछी जाए तो आप डेफिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव हुआ है सिर्फ मैं आपको वो बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एकदम से ये डब्ल्यू एन की सीक्वेंस और के ऑफ एन ये कहाँ से आ गया, ये सिर्फ बता रही हूँ आपको। माइनस जे ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 2 पाई के स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, कर सकती हूँ ना ये पुट, 2 पाई एफ की जगह के एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, अब क्या किया है, एक वेरिएबल w ऑफ n को इक्वेट कराया हमने e ऑफ माइनस j 2 पाई बाय कैपिटल n से। ठीक है, ये e की पावर में है ना, क्या टर्म बच गई, बाकी k ऑफ n बच गई, स्मॉल k और n बच गई। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नहीं लिख रही, सिर्फ बता रही हूँ कि k और n की टर्म बच गई। अब अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूं ओमेगा एन को, ये क्यों होता है ये सब आपको आगे जाके ज्यादा सही से पता चलेगा मिड टर्म के बाद, जब हम इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे ना तब आपको ज्यादा सही से समझ आएगा कि डब्ल्यू से क्यों हमने रिप्लेस कराया, क्या इसके पीछे लॉजिक थी। तो जब मैं इस टर्म की जगह ओमेगा एन पुट करूं तो सिर्फ मेरे पास के और एन बचता है यहाँ पर, बाकी ये पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा एन हो जाएगा, ओमेगा एन सॉरी डब्ल्यू होता है ये, डब्ल्यू ऑफ एन हो जाएगा, और ऊपर क्या टर्म बची, के और एन, के ऑफ एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है फॉर डीएफटी, जो कि अभी स्लाइड जो मैं शो कर रही थी उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था।
ये किस तरह है मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह है। आप देखें स्लाइड में डायरेक्ट लिखा हुआ है फॉर्मूला ये। अगर आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए आप डायरेक्ट लिख दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, किस तरह से ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, चलिए अपनी स्लाइड की तरफ दोबारा आते हैं कि डेफिनेशन आपको पता चल गई डिस्क्रीट फोरियम ट्रांसफॉर्म की क्या है कि फॉर इट इज यूज फॉर फाइनाइट सीक्वेंस x of 0, x of 1, x of n minus 1, यानी लास्ट टाइम जो थी। और उसका फॉर्मूला क्या है, x of k समीशन n इक्वल्स टू 0 से लेके n minus 1, x of n w of n k n, w of n की वैल्यू मैंने बता दी माइनस j 2 पाई बाय कैपिटल n किया। अब इसकी थोड़ी सी ग्राफिकल नहीं ब्लॉक डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन वो इस तरह से होती है कि स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, यानी जो कि टाइम डोमेन या डिस्क्रीट में टाइम में जिसमें भी था एक्स सिग्नल, और डीएफटी में जाने के बाद वो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आया तो वो कैपिटल एक्स से डिनोट होगा, यानी टाइम डोमेन के अंदर जो होगा वो स्मॉल एक्स होगा और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा तो वो कैपिटल एक्स होगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स लिखे हुए ना फॉर्मूले में, इसमें बहुत एहतियात कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो होता है वो कैपिटल एक्स होता है, या जो भी वेरिएबल होगा वाई होगा अगर तो वो कैपिटल में होगा, और टाइम डोमेन में जो भी होंगे वो किस में होंगे, स्मॉल में होंगे। ठीक है, अब इसका इनवर्स डिस्क्रीट फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, गिवन सीक्वेंस है, अब कैपिटल के अंदर सारी चीजें, क्योंकि ये हम पूरे ट्रांसफॉर्म इनका फाइंड आउट कर चुके, जब कर चुके फ्रीक्वेंसी डोमेन में चली गई सारी चीजें, तो उनकी जो सीक्वेंस आएगी वो कैपिटल फॉर्म में आएगी सारी। अब इसके ऊपर जब अगर हम दोबारा से टाइम डोमेन में कन्वर्जन चाह रहे हैं या मैपिंग चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, IDFT का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। IDFT का फॉर्मूला क्या है, 1/n, वहां पर 1/2 पाई था, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, 1 कैपिटल N के इक्वल्स टू 0 से लेके कैपिटल N माइनस 1 तक की लिमिट है। अब यहाँ पर x ऑफ k, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर k की टर्म है, पहले ब्रैकेट में n की टर्म थी, अब जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारे सैंपल्स आए वो k वेरिएबल में आए हैं, तो x ऑफ k ओमेगा n, अब देखें यहाँ पर kn की जगह माइनस kn आ गया। सेम उसी तरह होगा बिल्कुल, बस IDFT के फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है, जब माइनस का साइन यहाँ पर वहां पर हट जाएगा तो इस W ऑफ n के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि कैपिटल X IDFT ऑफ स्मॉल x, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में था सिग्नल, IDFT अप्लाई हुआ तो वो स्मॉल x में कन्वर्ट हो गया, यानी वो टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ ले। बेसिक हमने DFT क्या होता है वो बैकग्राउंड पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चन सोल्यूशन है वो सारी चीजें हम वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं, DFT सीक्वेंस किस पे अप्लाई होती है, किस तरह अप्लाई होती है, कौन से मेथड्स हैं, वो ये सारी चीजें अब हम मिड टर्म के बाद करेंगे। मिड टर्म में सिर्फ इसकी बस इनिशियल इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट इन्वॉल्व था, तो बस इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए DFT क्या है, उसको आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने अपनी एफर्ट कर ली कि मैं आपको बैकग्राउंड से मैंने लेके चला है कि सबसे पहले डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था, फिर कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म से जब हम डिस्क्रीट में जाते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, DTFT में और DFT में। DTFT क्या होता है, वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए होता है, और DFT किसके लिए होता है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए होता है। और DFT की एग्जांपल्स, डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है प्लीज। कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है इसे DFT से रिलेटेड हो, आप मिड टर्म के हवाले से कुछ भी अपने कोर्स का पूछ सकते हैं। एक और बात ये कि जरूरी नहीं है कि जो मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करती हूँ आप उसको ही कंसिडर करो कि यही हमारा कोर्स है उसमें से पढ़ो, जरूरी नहीं है बिल्कुल। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ ये बात कि आप इंटरनेट ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स और बुक्स जो भी गिवन है आपके CIS में उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस के तौर पर आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप कहीं से भी डाटा, लेकिन डाटा करेक्ट होना चाहिए। आप कहीं से भी आपको करेक्ट डाटा मिलता है तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं, और यूज करके आप अपने कोर्स के लिए उसको एड अप कर सकते हैं। तो
कहीं से भी कर लें, जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको स्लाइड्स दिखा दी आप इसी को बस इन्हीं को याद कर लें और कहें कि मिस ने तो ये बताया था तो हमें पेपर में यही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, आपको बस करेक्ट डेफिनेशन बतानी है, करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है और एग्जाम्पल बिल्कुल सही सही आपको देनी है, जो आपको खुद को भी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही हो जहाँ पर, बिल्कुल सही से बस। बाकी जरूरी नहीं है कि मैं बता रही हूँ या मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ या सर कर रहे हैं। आपको जहां से भी सही डाटा मिलता है, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से मिलता है या ऑथेंटिकेटेड बुक से मिलता है, आप वहां से उसको टेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं क्लास अपनी। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चले हम लोग अपनी क्लास एंड करते हैं। सही है, इंशाल्लाह ताला मिड टर्म के बाद हम लोग मिलेंगे। आई होप कि आपका मिड टर्म अच्छा गुजरे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।